4 प्रेग्नेंट देवरानियों की सास बनकर जेठानी ने की गोद भराई। हितेश जी, मैंने तो आपसे कुछ कहा भी नहीं है जिस पर आप इतना ज्यादा गुस्सा दिखा रहे हैं। आखिर ये तो बता दीजिए कि मेरी गलती क्या है। तुम मेरी जिंदगी में हो ना, ये गलती है तुम्हारी, समझ आया? काली कलूटी। हाँ हूँ मैं काली, नहीं है मेरा रंग गोरा और चमकीला, लेकिन हितेश जी मैंने आज तो बस आपसे यही तो कहा था कि मेरी माँ की तबीयत खराब है, वो चाहती है कि आप और मैं उनके पास जाएं, वो हमें देखना चाहती हैं। बस बहुत हो गया, चुप हो जाओ। क्या हुआ? अपनी माँ की तबीयत का पता चला तो मुझे भी वहाँ लेकर जाना चाहती हो, और मेरी माँ का क्या, वो जो बीमार है? माँ बीमार है, लेकिन कब उन्हें कोई परेशानी हुई मुझे तो नहीं पता है। हाँ, यही तो है बस, मेरी माँ का कोई दुख दर्द तुम्हें नहीं दिखाई देता, क्योंकि बस वही है ना सास वाली बहू वाली लड़ाई। मेरी माँ का जो वहाँ मुंह इतना सा निकल रहा है उसका तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है, लेकिन हाँ अपनी माँ का तुम्हें सब पता है। माफ कर दीजिए मुझे हितेश जी, माफ कर दीजिए जो मैंने आपको अपनी माँ की हालत बताई या उनके पास जाने की आपके सामने बात रख दी। बहुत बड़ा गुनाह हो गया मुझसे, मुझे माफ कर दीजिए। अब ना मैं कहीं जाऊंगी ना ही आप जाना, मैं उनकी तबीयत ऐसे ही फोन पर ही पूछ लूंगी। हाँ बिल्कुल ठीक है। हितेश ऐसे बोलकर चला गया। सौम्या की आंखों में आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा था। वो अपनी सांस दबाकर बस रोने लगी। कुछ देर रोने के बाद वो अपने कमरे से बाहर आई और आखिर माँ जी मेरे साथ ऐसा क्यों करती है? मैं तो कोई लव मैरिज भी करके नहीं आई हूँ, तब भी मुझे ही क्यों इस घर में सब झेलना पड़ता है। याद आया, हितेश जी बोल रहे थे माँ जी की भी तबीयत सही नहीं है, जाकर देखती हूँ। सौम्या अपनी सास के कमरे की तरफ को चली गई। कमरे का दरवाजा खुला हुआ था और ऐसे में सौम्या ने जो देखा उसे देखकर सौम्या की आंखों में आंसुओं का समंदर आ गया। चीयर्स, आज तो मजा आ ही गया। वैसे जितने अच्छे से आप भैया के आगे एक्टिंग करती हैं उसको देखकर तो कोई भी आपको बॉलीवुड में काम दे देगा। तेरी माँ है ही ऐसी, तुझे क्या लगा कि मैं उस काली को उसकी माँ के घर जाने दूंगी? वो मुझे एक आंख अच्छी नहीं लगती है। आज तक मैंने सौम्या और हितेश के रिश्ते को कभी पक्का नहीं होने दिया, और जब तक मैं जिंदा हूँ उनके रिश्ते में ऐसे ही दरार बनाती रहूंगी। उस लड़की ने आपके सपने को तोड़ा माँ, आप उसको ऐसे ही नहीं जाने देना, कभी नहीं। मैं कभी उस दिन को नहीं भूल सकती जब तुम्हारे दादा ने मुझसे मेरे पहले बच्चे की शादी का अधिकार छीना था। मैं चाहती थी, मेरा अरमान था कि मेरे पहले बच्चे की पत्नी मैं अपनी पसंद से लेकर आऊं, लेकिन तुम्हारे दादा ने सब बिगाड़ दिया। ऐसे ही सोचते हुए हेमा अपने पुराने दिनों में खो गई। अजी कमलेश जी आप आ गए? हाँ जान, दिखाई नहीं दे रहा हूँ। अरे आप भी ना, वो मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। देखिए ना, ये कुछ लड़कियां हैं, इनके रिश्ते हमारे हितेश के लिए आए हैं। आप बताइए कि मैं इनमें से किसके घर बात करूँ? अरे नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता बाबा? अरे बहू, मेरे हितेश के लिए मैं पहले ही लड़की पसंद कर चुका हूँ, और वो है मेरे बचपन के दोस्त के बेटे की बेटी सौम्या। वो ही हितेश की पत्नी बनकर इस घर में आएगी। बाबा मैं आपकी बात को समझती हूँ, लेकिन मैं भी तो माँ हूँ ना, मेरे भी कुछ अरमान है। अरे अरमान है तो कर लेना तुम अपने दूसरे बेटों के साथ पूरा। मेरी तो जिंदगी का पता नहीं है कब तक की है। इस बूढ़े बाप की एक ये छोटी सी ख्वाहिश तुम पूरी नहीं कर सकते हो। अरे नहीं बाबा, आप तो अभी जिएंगे हजारों साल। अरे आपकी पसंद की ही लड़की को मैं इस घर की बड़ी बहू बनाऊंगा, वादा है। अरे पर उस दिन किसी ने मेरी तरफ नहीं देखा, मेरी आंखों में नहीं झांका, बस सभी को तुम्हारे बूढ़े दादा की ख्वाहिश की जो पड़ी हुई थी। मैंने आज अपनी आंखों से अपने घर में अपने बड़े बेटे की जिंदगी में उस लड़की को आते देखा जिसको मैं कभी भी यहाँ नहीं आने देना चाहती थी, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने सोच लिया कि ये इस घर में तो आ गई है, लेकिन ना तो इसको पति का प्यार मिलेगा ना ही उसका साथ, और ये इस घर में घुट घुट कर रहेगी। और माँ, आप अपने आप से किया हुआ वो वादा बखूबी निभा भी रही हैं। चलिए अब आज की अपनी जीत की खुशी मनाते हैं। दोनों माँ बेटी ने ड्रिंक से भरा हुआ गिलास ऊपर किया और खुशी खुशी उसको पीने लगी। वहीं सौम्या ने यह सब सुन लिया था। उससे रहा नहीं गया और वो अपने कमरे में जाकर खूब रोई। सौम्या हेमा की ही बहू थी, लेकिन उससे उसके ससुराल में कोई प्यार नहीं करता था। सौम्या का रंग सांवला था, बाल वाल भी कुछ खास नहीं थे, जिसकी वजह से उसका पति भी उसको पसंद नहीं करता था, और हितेश की माँ भी उनके रिश्ते में आग लगाती रहती थी। ऐसे ही सौम्या के 4 देवर थे जो कि देश के बाहर अमेरिका पढ़ाई के लिए गए हुए थे, और सौम्या अपने ही ससुराल में कैदियों की तरह रहती थी।
ऐसे ही सिलसिला जारी था। एक तरफ सौम्या की जिंदगी उसके ससुराल में खराब थी, तो वहीं दूसरी तरफ सुमित, अब बस और नहीं। क्या बात है रश्मि, कुछ परेशान लग रही हो? मैंने तुम्हें बताया तो था कि मेरी पढ़ाई पूरी हो गई है। कल को बस कॉलेज से डिग्री ले लूंगी तो परसों अपने देश को भी लौटना है, और फिर तुम कहाँ और मैं कहाँ। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे यहाँ ही शादी कर लो। यहीं पर? अगर यहाँ पर ही शादी कर लोगे तो ही मैं तुम्हें मिल पाऊंगी, नहीं तो बाद में ना जाने तुम कहाँ और मैं कहाँ। और मेरे घर वाले भी शायद हमारी शादी को नहीं मानेंगे। उन्होंने मेरे लिए अमेरिका से आने के बाद क्या क्या सोचा हुआ होगा। इसीलिए तुम यहीं पर मुझसे शादी कर लो। नहीं, मैं तुम्हें नहीं खो सकता रश्मि। ठीक है, मेरे बाकी के भाई भी यहीं अमेरिका में ही हैं। मैं उनसे बात करके तुम्हें बताता हूँ। और तुम बेफिक्र रहो, मैंने किसी दिखावे के लिए नहीं बल्कि तुमसे सच्चा प्यार किया है, तो मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में जरूर लेकर आऊंगा। सुमित हितेश का छोटा भाई था। सुमित की तरह ही संजीव, निखिल और हिमेश को भी अमेरिका में ही लड़कियां पसंद आ गई थी। वो वैसे तो इंडियन ही थी, लेकिन उन्हीं की तरह अमेरिका पढ़ाई के लिए गई हुई थी। चारों भाई जब रात को मिले तो उन्होंने एक दूसरे से अपनी अपनी पसंद के बारे में बात की। हाँ सुमित भाई, मुझे भी एक लड़की पसंद है, बस हमारे पास 2 दिन का वक्त है। वो लड़की इंडिया में बहुत दूर रहती है। डर भी लगने लगा है कि कहीं यहाँ से जाने के बाद मैं उसको खो न दूं। हम चारों ही भाई पढ़े लिखे हैं, और जब हमें लड़कियां भी पसंद आ ही गई हैं तो अब हमें नहीं लगता कि हमें उनका साथ छोड़ना चाहिए। चलो भाइयों, हम हिम्मत करके इस बारे में अपनी माँ से बात करते हैं। चारों भाइयों ने हिम्मत की और उन्होंने इस बारे में हेमा को कॉल करके बताया। पास में ही उनका बाप कमलेश भी बैठा हुआ था। हरगिज नहीं। क्या हुआ हेमा? लेकिन माँ, क्यों? एक दिन तो आप भी हमारी शादी कर ही देंगी ना? जब तुम्हारे भाई की शादी हुई तो मेरी कितनी हसरत थी, कितने अरमान थे मेरे कि मैं अपने बेटे की बहू अपनी मर्जी की लाऊंगी, लेकिन किसी ने मेरी नहीं सुनी। और अब तुम लोग भी। माँ, ये भी कोई शर्त है? आपकी बात तब जायज है जब हम अपनी मर्जी से बहू न लाकर किसी और की मर्जी की ला रहे हो। अब शादी हमारी, जिंदगी हमारी, तो हक है ये चुनने का कि हमें किसके साथ अपनी जिंदगी गुजारनी है। तो ठीक है, करो तुम अपनी मर्जी से शादी, लेकिन फिर मुझसे उम्मीद नहीं रखना कि मैं उन लड़कियों को अपनी बहू मानूंगी या फिर उन्हें अपनाऊंगी। माँ, तो एक बात आप भी हमारी सुन लीजिए। शादी तो हम उन्हीं लड़कियों से करेंगे, और आपने उन्हें अगर नहीं अपनाया तो फिर हम किसी और लड़की से शादी नहीं करेंगे। अब आप सोच लीजिए कि आपको अपने बेटों का घर बसा हुआ चाहिए या हमें ऐसे ही ताउम्र कुंवारा रखने का इरादा है। हेमा ने सुमित की बात को सुनकर फोन काट दिया। उसके चारों ही बेटे अपने फैसले पर अटल थे। ऐसे ही अगला दिन आया और आज के दिन चारों भाइयों ने अपनी पसंद की लड़कियों रश्मि, दिशा, नैना और नंदिनी से शादी कर ली और अपने घर में खबर करवा दी कि आज वो लोग आ रहे हैं। अरे ये सुबह सुबह अफगानी चाप बनाने का सामान और इतना सारा पनीर दूध क्यों मंगवाया है हेमा? आपको पता नहीं, आज मेरे चारों बेटे आ रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि तुम जितना उनके आने के लिए खुश हो वो तुम्हें उतना ही दुख दे दे। नहीं, जो आप सोच रहे हैं वो नहीं होगा। मेरे बेटे मेरे बारे में बड़ा सोचते हैं। वो देखना, मेरी ही पसंद की लड़कियों से शादी करेंगे। ठीक है, चलो तो चलो, करो अपने बच्चों के आने की तैयारी। माँ जी, कोई चीज मैं बना दूं क्या? तुझे मैंने बुलाया है? अपनी शक्ल नहीं दिखाया कर। जहाँ मैं तुझसे कहूँ मेरे बेटे आ रहे हैं और उनके लिए मैं सब कुछ कर सकती हूँ। किसी काली माई की जरूरत नहीं है मुझे। माँ देखो ना, इस दूध में उबाल आ रहा है, अब क्या करूँ? तू कुछ नहीं कर, मैं आ रही हूँ। हेमा ऐसे बोलकर रसोई में चली गई, जिसके बाद सौम्या बस वहीं ही खड़ी रह गई। बहू तू उदास नहीं हो, तेरी सास तो ऐसे ही बोलती है। नहीं बाबा, मैं उदास नहीं हूँ। देवर जी आ रहे हैं, मैं कुछ और कर देती हूँ। सौम्या भी अपने आंसुओं को छिपाकर चली गई। कुछ देर हुई और फिर हेमा के दरवाजे पर दस्तक हुई। आ गए मेरे बच्चे, मुझे इनका ही तो कब से इंतजार था। स्वागत। ये लड़कियाँ। हेमा ने खुशी खुशी अपने बेटों के लिए दरवाजा खोला, लेकिन उन्हें देखते ही वो चौंक गई, क्योंकि उसके चारों ही बेटे शादी करके अपनी बीवियों के साथ आए थे। उन्हें देखते ही हेमा का गुस्सा फूट पड़ा। ये तुमने क्या किया? तुमने मेरे मना करने के बावजूद भी शादी कर ली। इतनी बेशर्मी, शर्म नहीं आई तुम्हें ये सब करते हुए? एक बार भी इस कमबख्त का ख्याल नहीं आया? माँ क्या हुआ? भैया। माँ वो खबरदार, जो तुमने मुझे माँ बुलाया तो कोई नहीं हूँ मैं तुम्हारी। और तुमने ही मेरे बच्चों को फंसाया है ना? अरे माँ रुको। अरे हेमा शांत हो जाओ। माँ जी क्या हुआ? घर के सभी लोग दरवाजे पर ही आ गए थे। ऐसे ही हेमा के हल्ला मचाने से उसके पड़ोसी भी निकल आए थे। हाय हाय, आजकल की औलादों को तो माँ बाप का कोई ख्याल ही नहीं होता। हाँ,
हाँ, बेचारी बोलती थी कि अपने बेटों की शादी खुद की पसंद से करेगी और देख लिया इन्हें बाहर पढ़ाने का नतीजा, अपनी मर्जी से शादी करके ले आए। अरे हेमा, सभी लोग हमें देख रहे हैं और ये कोई पुराना जमाना नहीं है। आने दो अपनी बहुओं को। देख रहे हैं तो देख लेने दो। जब बेटों ने ही माँ का मजाक बनवा दिया है तो अब माँ ही क्या करे। और मैं इन्हें अपने घर में अंदर नहीं लूंगी, ना मैं इनकी सास हूँ और ना ही ये मेरी बहुएं। चल पूजा। हेमा ऐसे ही गुस्सा करते हुए घर के अंदर को चली गई। उसकी बहुएं उसका ये रूप देखकर सहम सी गई थी। तभी वहां सौम्या आगे को आई और तुम लोग माँ जी की बात को दिल से नहीं लगाना। माँ जी माँ है और हर एक माँ का ख्वाब होता है कि वो अपने बच्चों की शादी अपनी मर्जी से करे, अपने घर की बहुएं अपनी मर्जी से लेकर आए। इसीलिए वो थोड़ा गुस्सा हो गई। वैसे मैं तुम्हारी भाभी हूँ, तुम्हारी जेठानी। आओ मैं तुम्हारा गृह प्रवेश करवाती हूँ। भाभी आप बहुत अच्छी हैं। मैं अभी गृह प्रवेश के लिए थाली सजा कर लाती हूँ। सौम्या ने गृह प्रवेश करवाने को थाली सजाई, जिसके बाद उसने अपनी देवरानियों का बिल्कुल एक अच्छी सास की तरह गृह प्रवेश करवाया। स्वागत है, अब से ये ससुराल तुम्हारा भी है। शुक्रिया, आप बहुत ही ज्यादा अच्छी हैं भाभी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे नहीं, मैंने तो बस तुम्हें तुम्हारा हक दिया है और कुछ नहीं। चलो अब तुम थक गई होगी ना, अमेरिका से आप लोग आ रहे हैं। मैं आपको आपके कमरे दिखा देती हूँ और खाना भी लाती हूँ। सौम्या ने ऐसे ही अपनी देवरानियों को उनके कमरे में दिखा दिए और कुछ ही देर के बाद उनका खाना भी उनके कमरे में पहुंचा दिया। सभी कुछ ठीक ही चल रहा था। ऐसी रात को हितेश काम पर से घर को आया और माँ क्या हुआ, आप रो रही हैं? रो ना तो और क्या करूं, मेरी मत ही मारी गई थी जो मुझे तुम जैसे बच्चे मिले। माँ क्या हुआ है, कुछ तो बताओ। चारों भैया ना विदेश से आ गए और अपनी पत्नियों के साथ आए, लेकिन माँ इस बात पर नहीं रो रही हैं। सुमित, संजीव, निखिल और हिमेश ने शादी कर ली? हाँ कर ली, लेकिन मुझे शिकायत इस बात की नहीं है। मुझे शिकायत बस ये है कि तेरी पत्नी ने मेरे कहे से अलग काम किया। हितेश का अपनी माँ के मुंह से सौम्या का नाम सुनते ही पारा चढ़ गया। उसने आगे कुछ नहीं सुना। सौम्या कमरे में ही थी कि तभी हितेश ने जाकर पीछे से उसकी कलाई को मोड़ना शुरू कर दिया। हितेश जी छोड़िए। काली माई, खुद को तू समझती क्या है? हाँ, मेरी माँ से आगे चलेगी तू? अबे तू है कौन? मुझे दर्द हो रहा है हितेश जी, भगवान के लिए ये तो बता दे कि मेरी गलती क्या है। सीधी शरीफ, अरे तुझे पता नहीं है कि तेरी गलती क्या है? वाह वाह, अगर आइंदा मैंने कभी तेरी वजह से अपनी माँ की आंखों में आंसू देखे ना तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। हितेश ऐसे बोलकर चला गया। सौम्या रोने लगी। ऐसे ही अगली सुबह सौम्या रसोई में नाश्ता बना रही थी कि उसकी देवरानी रसोई में आई। नमस्ते भाभी। नमस्ते, जाग गई तुम लोग? कैसी नींद आई? अच्छी थी, आपने इतना अच्छा खाना खिलाया कि बस हम तो सपनों की गहरी नींद सो गए। लेकिन भाभी, रात को हितेश भाई के आने के बाद आपके कमरे से कुछ आवाजें आ रही थी, वो सब क्या था? कुछ नहीं, वो तो ऐसे ही आए दिन का। नहीं भाभी, मैंने खुद सुना था हितेश भाई आपसे लड़ाई कर रहे थे। तो क्या ये सच है कि वो आपसे ऐसे ही लड़ते हैं? हाँ, ये सच ही है, क्योंकि मेरी कहानी भी तुम्हारी ही तरह है। मैं भी माँ जी की मर्जी से आई हुई बहू नहीं हूँ, इसीलिए वो मुझे कभी भी हितेश जी के साथ खुश नहीं रहने देती है। हितेश जी मेरे ऊपर भरोसा ही नहीं करते हैं। सौम्या की बात को उसकी देवरानियां गौर से सुन रही थी, जैसे मानो कि उन्हें उससे हमदर्दी हो। और ऐसे ही समझदार देवरानियों ने आंखों ही आंखों में प्लान बनाया। भाभी, हमें अपनी पहली रसोई बनानी है, हमारा बड़ा मन है। अब इस बारे में मैं क्या ही बता सकती हूँ तुम लोगों को। तुम इस बारे में माँ जी से बात करो, हो सकता है कि अब उनका दिल कुछ नर्म हो गया हो। और अगर उन्होंने मना कर दिया तो मेरे पास एक आइडिया है। तुम लोग आज दोपहर का खाना नॉर्मली ही बना देना, और अगर माँ जी पूछेंगी कि तुमने खाना क्यों बनाया तो मैं कह दूंगी कि नई बहुएं हैं तो रसोई का काम तो करेंगी ही, ठीक है ना? सौम्या की बात को सुनकर उसके देवरानियों ने वैसे ही किया जैसे जैसे उसने समझाया था। वो हेमा से पूछने को गई, लेकिन हेमा ने उन्हें अपनी पहली रसोई बनने से मना कर दिया, जिसके बाद वो नॉर्मल ही रसोई में खाना बनाने को आ गई। सौम्या, अरे काली सौम्या। जी माँ जी। अगर तू यहाँ है तो रसोई के अंदर कौन है? माँ जी, वो तो रश्मि, दिशा, नैना और नंदनी खाना बना रही हैं। हाउ डेयर यू! किसने उन्हें हमारी रसोई में जाने की इजाजत दी? माँ ज्यादा बड़ी महारानी बन रही है वो चारों, बुलाओ उन्हें। नहीं पूजा, वो अपनी मर्जी से नहीं गई। मैंने उन्हें बोला था कि वो जाकर खाना बना ले। अब चाहे जैसे भी है तो वो इस घर की बहुएं ही ना। और अगर बहुएं ही खाना नहीं, बस अब एक शब्द और नहीं निकले तेरे मुंह से। समझती क्या है तू खुद को? आने दे आज हितेश को। तुझे मैंने तेरी जगह ना दिखवा दी ना तो मेरा नाम भी हेमा नहीं।
हेमा ने ऐसे बोलकर बात को खत्म कर दिया। सौम्या का अब दिल घबरा रहा था। ऐसे ही शाम हुई और जैसे ही हितेश घर को आया तो उसने हॉल में ही हेमा को रोते देखा। माँ, क्या बात है? माँ, क्यों रो रही है? आपकी पत्नी ने भैया कोई कसर नहीं छोड़ी है मेरी माँ को तंग करने की। मुझे माँ नहीं बुला पूजा, उसको माँ बुला सौम्या को, क्योंकि अब घर में मेरी तो कोई जगह ही नहीं रही। अब तो वो मुझे आंखें दिखाती है और ना ही इस घर में मेरी चलने देती है। अब इस घर की बड़ी मैं नहीं हूँ, वो सौम्या ही है। बस माँ, बस, बहुत झेल लिया आपने। इस सौम्या की अकल को तो अब मैं ठिकाने लगाऊंगा। सौम्या, ओ काली, यहाँ। लगता है जेठ जी आ गए हैं। और तुम लोगों ने सुना भाभी का नाम? उन्होंने कितनी बदतमीजी से लिया। हाँ सुना, चलो हम नीचे चलकर देखते हैं कि क्या बात है। सारी बहुएं नीचे भागकर आई। सौम्या भी आ ही गई थी। जी बोलिए हितेश जी। क्या बोलूं मैंने तुमसे कितनी बार कहा था कि अगर मैंने तुम्हारी वजह से अपनी माँ की आंखों में आंसुओं का एक भी कतरा देखा तो तुम्हारी खैर नहीं। और तुम खुद को समझने क्या लगी हो? हाँ, बोलो। कम से कम हितेश जी। मुझे तुम्हें आज सीधा। हितेश सौम्या को मारने ही वाला था कि तभी सौम्या की देवरानी नैना ने उसका हाथ पकड़ लिया। हम अपनी भाभी को कुछ नहीं करने देंगे। छोड़ो मेरा हाथ, यह हम पति पत्नी के बीच का मामला है। अच्छा, हाथ उठाने और गुस्सा करते वक्त आपको याद आ जाता है कि आपकी कोई पत्नी भी है, और जब सच में इस रिश्ते को समझने की बात आती है तो ये दिमाग कहाँ जाता है? जेठ जी, आप एक तरफा बात सुनकर कोई फैसला नहीं कर सकते हैं। हम बताते हैं कि आज हुआ क्या था। बहुओं ने हितेश को सब कुछ सच सच बताया। सच जानने के बाद हितेश का हाथ खुद ही नीचे हो गया और वो कुछ नहीं बोला। बेटा। माँ, मुझे नहीं रोको, न ही मुझे आवाज लगाओ। हितेश अपने कमरे में चला गया। हेमा भी गुस्से में चली गई, जिसके बाद मैंने कभी भी हितेश जी को ऐसे बर्ताव करते नहीं देखा। वो इसलिए क्योंकि आज उन्हें अपनी गलती महसूस हुई है। चलो भाभी, हमारे कमरे में आओ, ये सब भूलकर हम स्किन केयर करेंगे। ये कौन सा वक्त है स्किन केयर का? अपनी केयर करने का कोई खास वक्त नहीं होता। अब क्या हम इन बेकार की बातों के चक्कर में अपना ग्लो खत्म कर दें? चलो भाभी आओ। बहुएं सौम्या को अपने साथ अपने कमरे में ले गई, जहां उन्होंने उसका स्किन केयर किया और उसके बाद उसके बाल भी बनाए। कुछ ही देर के बाद जब सौम्या अपने कमरे में को गई तो उसको देखकर हितेश यूं ही रह गया और कुछ नहीं बोला। ऐसे ही चलते चलते दिन गुजरने लगे। सौम्या अपनी देवरानियों की और देवरानी अपनी जेठानी का खूब ही ख्याल रखती थी। ऐसे ही सब चल रहा था कि आज के दिन सौम्या की देवरानियां कमरे से उठकर नहीं आई। ये हरकतें हैं, कोई घर में बाहर का आ जाए तो हम लोगों को कितने नाम धरेगा कि जरा देखो तो सही, बहुएं अभी तक सो रही हैं। माँ जी, कोई ना कोई तो बात होगी, वरना वो इतनी देर नहीं रहती है कमरे में। मैं देख कर आती हूँ। सौम्या की बात को सुनकर हेमा चुप हो गई, जिसके बाद सौम्या अपनी देवरानियों के कमरे में गई। उन चारों को ही इत्तेफाक से एक जैसी दिक्कत हो रही थी। भाभी, पता नहीं क्यों उठा नहीं जा रहा है, जी मिचला रहा है। सभी एक ही जैसी बातें बता रहे हैं। चलो मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ, वही देखेंगे कि बात आखिर है क्या। सौम्या ने ऐसे बोलकर डॉक्टर को फोन मिलाया। उनका फैमिली डॉक्टर श्याम वहां आया, जिसने बहुओं का चेकअप किया। और देखिए सौम्या जी, मैंने आपकी देवरानियों का चेकअप कर दिया है और आपके घर एक साथ एक नहीं, चार नन्हे मेहमान आने वाले हैं। क्या ये बात सच है डॉक्टर? मेरी देवरानियां गर्भवती हैं? जी हाँ, अब आप लोग खुशी मनाइए। सौम्या और चारों देवरानियां ये सुनकर बेहिसाब खुश हो गईं। सौम्या नीचे गई और उसने रसोई में मिठाई ले ली। ये लीजिए माँ जी, खाइए खुशियों की मिठाई। किस लिए? मैं जानती हूँ माँ जी, आप मेरी चारों देवरानियों को अपनी बहू नहीं मानती, लेकिन आज जो मैं आपको खबर दूंगी उसको सुनने के बाद आप उन्हें माफ कर ही देंगे। आपको पता है आपकी चारों बहुएं गर्भवती हैं। सौम्या की बात को सुनकर हेमा जरा भी खुश नहीं हुई, बल्कि उसका मुंह बन गया। और तुझे लगता है कि मैं इस बात से खुश हो जाऊंगी? मैंने उन्हें किसी सूरत में अपनी बहुएं नहीं माना, तो तुझे लगता है कि उनके बच्चों को मैं अपने पोते और पोती मान लूंगी? वाह काली वाह। माँ जी, आप मजाक कर रही है ना? क्योंकि जो खबर मैंने दी है उससे तो अच्छों का दिल पिघल जाए। अरे दिल पिघले मेरी जूती का, तुझे क्या लगा तेरी बात को सुनकर मैं बड़ी इमोशनल हो जाऊंगी? चल निकल यहाँ से। आई बड़ी। सौम्या को अपनी सास से ऐसी उम्मीद नहीं थी। वो उसकी बातों को सुनकर टूट गई और आंखों में आंसू लिए वो मिठाई को उठा ही रही थी कि तभी वहां उसके देवरों के साथ उसका पति और ससुर आ गए। मुझे हेमा से कभी भी ये उम्मीद नहीं थी। अरे आप लोग तो आपने सभी कुछ देख लिया। हाँ, सब देखा और अब मुझे पछतावा हो रहा है अपनी माँ की बातों को मानकर उनके ऊपर रिएक्ट करके। सौम्या, मुझे माफ कर देना। इस मिठाई को लात मारकर मानो माँ ने हमारे बच्चों को लात मारी है। मैं ये कभी भी नहीं भूलूंगा।
अभी तक माँ उन्हें बहू नहीं मानती थी, लेकिन अब मैं दिशा को कहूंगा कि वो उन्हें सास का दर्जा ना दे। माँ इस लायक नहीं है। अपनी आंखों से अपनी पत्नी और माँ की हरकत को देखने के बाद अब सभी हेमा से नाराज थे। वहीं सौम्या, अपनी चारों देवरानियों के लिए दलिया बना देती हूँ, इस हालत में अच्छा रहेगा। और वैसे भी अब मुझे ही उनकी सास की तरह उनका ख्याल रखना है। सौम्या ने अपनी देवरानियों के लिए दलिया बनाया, जिसको वो उनके कमरे में देकर आ गई। ऐसे ही अगले दिन, पूजा, जा वो जो है ना रश्मि, दिशा, नैना और नंदिनी, चारों के कमरे में जाओ और उनके बाल पकड़कर उन्हें कमरे से बाहर लाना। इस घर की महारानी नहीं है वो कि वो बस आराम ही फरमाती रहेंगी। जी माँ जी। कहाँ जा रही हो? जाओ यहीं से लौट जाओ। ओहो काली, तो होती कौन है मुझे रोकने वाली? मेरे होते हुए कोई भी मेरी देवरानियों को तंग नहीं कर सकता, समझ आया? छोड़ दे मेरी बच्ची के हाथ को। लीजिए माँ जी, आपने कहा तो मैंने छोड़ दिया। वैसे याद रखना पूजा, मेरी देवरानियों को तंग करने का ना सोचना भी नहीं। है कौन तू? इस घर की बड़ी बहू हूँ। और माँ जी, आपको जब उन चारों की खुशी दुख किसी चीज से मतलब ही नहीं है, तो फिर अब आप क्यों उनके काम करने या ना करने से प्रभावित हो रही हैं? जहाँ तक मेरा ख्याल है, आपको तो बेफिक्र रहना चाहिए ना। ठीक है, बड़ी जबान चल रही है ना तेरी, कर जो करना है, लेकिन हाँ, मुझे कोई भी काम अगर वक्त से हुआ ना मिला ना, तो तुझे गंजा कर दूंगी, समझ आया? सौम्या अपनी सास की बात को सुनकर बस मुस्कुरा दी। सौम्या के अंदर अब अपनी देवरानियों की जिम्मेदारी लेने के बाद में बस एक सास की जैसी फिक्र नहीं, बल्कि एक माँ की जैसी हिम्मत भी आ गई थी। सौम्या ने घर के सभी काम किए, जिसके बाद, अरे मैंने तुम्हें हर एक कमरे में देखा और तुम चारों यहाँ बैठी हुई हो। हाँ बस वो भाभी, कोई काम नहीं किया ना तो बोरियत हो रही थी। वैसे आप क्या करके आ रही है? बहुत सारे काम। अच्छा, अगर ज्यादा बोरियत है तो चलो किसी गार्डन में तुम्हें घुमाने ले जाती हूँ। वैसे भी प्रेगनेंसी में ना चलना फिरना अच्छा होता है। चलो चलते हैं। ठीक है। बहुएं सौम्या के साथ चली आई। वो उन्हें एक गार्डन में ले गईं, जहाँ पर, ये लो जल्दी से एक एक आइसक्रीम खा लो वरना पिघल जाएगी। अरे वाह भाभी, आपने तो दिल को पढ़ लिया हमारे। जेठानी हो तुम्हारी। क्या देख रही हो दिशा? कुछ नहीं भाभी, बस ये देख रही थी कि आप जरा भी अपने बालों की केयर नहीं करती है ना, तो आपके बाल कितने खराब हो गए। क्या केयर वेयर? क्या मतलब, इतनी सुंदर हैं आप, नैनक्श तीखे हैं, रंग सांवला सलोना, आप इतनी अच्छी हैं। अगर जरा सी केयर कर लेंगी ना तो जेठ जी की नजरें आपके ऊपर से हटेंगी नहीं। हाँ हाँ, और थोड़ा और चढ़ाओ मुझे, जिससे कि मैं एवरेस्ट पर ही चढ़कर बैठ जाऊं। सौम्या ऐसे बोलकर मुस्कुराने लगी। उसकी देवरानियां उसको बाहर टहलने के बाद अपने कमरे में लेकर आ गई, जहां उन्होंने उसके बाल बनाए। और फिर सौम्या हितेश के सामने भी ऐसे ही गई तो उसने भी उसकी खूब ही तारीफ की। आपको सच में मैं इतनी ज्यादा प्यारी लग रही हूँ? और नहीं तो क्या। जरा सा बाल बनाते ही मेरी पत्नी तो हीरोइन लगने लगी। बस कीजिए ना, मुझे शर्म आ रही है। ये क्या, ये इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती हूँ। ए माँ, तुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। हेमा हितेश और सौम्या के बीच का रिश्ता गहरा होते देखकर जल रही थी। ऐसे दिन गुजरते रहे। सौम्या अपनी प्रेग्नेंट देवरानियों का खूब ही ख्याल रखती थी। वो ना तो उनसे कोई काम करवाती, ना ही उन्हें किसी बात की टेंशन देती थी। सब वो अपने आप ही संभाले रखती थी। और ऐसे ही चलते चलते आज आधी रात को वो नंदिनी के लिए चाट बना रही थी। प्रेगनेंसी में तो खट्टी चाट अच्छी लगेगी, मैं इसमें खट्टी चटनी डाल देती हूँ। भाभी क्या कर रही है? अरे देवर जी आप, वो मैं नंदिनी के लिए ही चाट बना रही थी। लीजिए तैयार है, आप भी खा लेना। भाभी कभी कभी तो मैं सोचता हूँ कि अगर आप ना होती तो हमारा क्या होता। माँ तो कोई ध्यान देती नहीं है, आपने इस घर को बांधा हुआ है। इस घर को जोड़े रखने को ही मैं यहाँ हूँ, और अगर मैं यहाँ ना होती तो शायद यहाँ मेरी जरूरत ही ना होती। सौम्या की बात को सुनकर हिमेश बस मुस्कुरा दिया। इसके बाद सौम्या भी अपने कमरे में चली गई। बेचारी सौम्या ऐसे ही रातों को उठ कर भी उनका ख्याल रख रही थी। ऐसे महीनों गुजर गए और आज के दिन सौम्या बाजार आई हुई थी कि उससे उसकी एक पड़ोस की औरत टकराई। अरे बहू, बड़े दिनों के बाद दिखाई दी। नमस्ते शारदा जी, कैसी हैं? वो बस घर में काम इतने हो जाते हैं कि निकलना ही नहीं हो पाता। और अब तो वैसे भी घर में 4 गर्भवती औरतें हैं। वैसे अब तो तेरी देवरानियों का 8वां या 9वां महीना होगा ना। गोद भराई का क्या सोचा है? गोद भराई? कुछ सोचा ही नहीं। लो जी, क्या बात हुई? हम सभी मोहल्ले वाली तो ये सोच रही थी कि बाहर की बहुएं हैं और एक साथ ही 4 गर्भवती भी हैं, तो गोद भराई तो अच्छे से ही होगी। जी जी, आप ठीक कह रही हैं, मैं करती हूँ माँ जी से बात। सौम्या ऐसे बोलकर आ गई। वो जानती थी कि उसकी सास उसके इस काम में कोई साथ नहीं देगी, जिसकी वजह से उसने उससे कोई बात नहीं की। कुछ देर के बाद जब हितेश आया तो, क्या हुआ, परेशान हो? हैं?
नहीं, कुछ नहीं। अरे तुम्हारा चेहरा देखकर बता सकता हूँ कि तुम उदास हो। चलो बताओ क्या बात है। वो हितेश जी। सौम्या ने हितेश को अपनी चिंता बताई, जिसके बाद अरे बस इतनी सी बात। अरे तुम भी ना क्यों घबराती हो, मैं हूं ना साथ। हम तुम्हारी देवरानियों की कल ही गोद भराई करवाएंगे। ये जो सामने वाला यार्ड है ना, यहाँ पे। क्या सच में हितेश जी? क्या बात है, आपका शुक्रिया। सौम्या की हितेश ने आधी परेशानी खत्म कर दी थी। बस फिर क्या था, अगला दिन निकलते ही हितेश और सौम्या गोद भराई की तैयारी करने लगे। अभी वो गार्डन में सजावट करवा रहे थे कि तभी वहाँ हेमा आई। हितेश, क्या हो रहा है यहाँ? माँ वो। तू तो मेरी बात मानने वाला बच्चा था ना, तू कब से बदल गया? बोल। नहीं माँ, सच में। गोद भराई करने वाले हो ना तुम लोग, ठीक है करो, लेकिन मुझसे ये उम्मीद ना रखना कि मैं भी उसमें आऊंगी। हेमा ऐसे बोलकर गुस्से में वहां से चली गई। कुछ ही देर के बाद सौम्या ने अपनी देवरानियों को तैयार किया, जिसके बाद सभी मेहमान आ गए और गोद भराई का फंक्शन शुरू हुआ। जीती रहो, भगवान तुम्हें खुश रखे। अरे हेमा जी कहाँ है? सास को तो होना चाहिए था ना। माँ जी तो नहीं आई, लेकिन हाँ, जिन्होंने हमारा ख्याल एक सास से भी ज्यादा अच्छे से रखा है, जो हमारे ऊपर जान देती हैं, वो यहाँ आई है, हमारी जेठानी सौम्या भाभी। भाभी आओ हमारे पास बैठो ना। बहुओं के बुलाने पर सौम्या प्यार से उनके पास बैठ गई। पूरी गोद भराई की रस्म अच्छे से हुई और अब बस बहुएं उसको खत्म करके जा ही रही थी कि तभी वहां कमलेश भागता हुआ आया। अरे बेटा। हाँ बताइए बाबा, क्या बात है? अरे तुम्हारी माँ घर से निकलकर कहीं पर चली गई है। माँ कहाँ चली गई? अरे आज उस गोद भराई के फंक्शन में बड़ी गुस्से में थी वो। मुझे तो डर लग रहा है बेटा, उसको ढूंढ लो। कमलेश की बात को सुनकर सभी भाई अपनी माँ को ढूंढने को चले गए। ऐसे में बहुएं भी अपनी सास को ढूंढने को निकली और कुछ दूरी पर उन्हें हेमा मिल गई, जिसको कुछ गुंडे तंग कर रहे थे। अरे नहीं, ये माँ जी को कौन सता रहा है? रुक जाओ, अभी नहीं जाना, हम एक साथ जाकर वार करेंगे। अरे अकेली ना बाजार जाया करो, नजर लग जाएगी, सबकी नजर में न आया करो, नजर लग जाएगी। अरे रसमलाई, चलती क्या? चल तू यहाँ से निकल। अरे बहू तुम, ये यहाँ क्या हो रहा है? हेमा को बचाने के चक्कर में बहुएं उन गुंडों पर टूट पड़ी। वैसे तो वो भाग गए, लेकिन लड़ाई झगड़े के चक्कर में नंदिनी और रश्मि के पेट पर चोट सी लग गई, जिसकी वजह से उन दोनों को दर्द होने लगा और वो बेहोश हो गई। अरे नहीं रश्मि, नंदिनी, ये क्या हो गया? बहू उठो, ऑटो। हेमा खुद ही ऑटो को लेकर आई और बहुओं को हॉस्पिटल लेकर जाया गया। सभी हॉस्पिटल ही पहुंच गए थे और बहुओं को भी होश आ गया था। सभी बहुओं से मिलने अंदर गए। पागल हो तुम लोग? मुझ जैसी बेकार औरत के लिए तुम अपनी जान की परवाह किए बिना वहां कूद पड़ी। किसने कहा कि आप बेकार है? आप भले ही हमें कुछ ना माने, लेकिन हम आपको अपनी सास ही मानते हैं। नहीं बस चुप हो जाओ, मुझे शर्म आ रही अपने ऊपर। मैंने कभी कोई सास का फर्ज अदा नहीं किया। अंधी हो गई थी मैं अपने ख्यालों वाली नफरत में, लेकिन हो सके तो मुझे माफ कर देना। माँ जी की सबसे बड़ी ताकत तो हमारी जेठानी जी हैं, जो हमारी बड़ी भाभी नहीं, हमारी सास और माँ जैसी हैं। उन्होंने हमारा कितना ख्याल रखा हर स्थिति में, ये बस हम चारों देवरानी ही जानते हैं। आप उन्हें भी अपनाइए। हेमा ने हाथ जोड़ दिए। इसके बाद वो सौम्या से लिपटकर रोने लगी। हेमा के ये खामोश आंसू उसके पछतावे को बयां कर रहे थे। बस उसके बाद किसी ने एक शब्द भी नहीं बोला। हेमा को अब एहसास हो गया था, उसने अपनी सभी बहुओं को अपनाया और सभी खुशी खुशी रहने लगी। दोस्तों, क्या आपकी भी जेठानी सासू माँ की तरह ही है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी मजेदार कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।